हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला बाबा। आज का जो सेशन है वो मैंने कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस के आंसर यानी Q&A की तरह का बनाया हुआ है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट और हमने फोकस किया है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर। जैसे आपको मालूम है कि आप अपना कैनेडियन इमिग्रेशन का जब एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपका आईलेट स्कोर चाहिए होता है, दूसरा आपको ECA रिपोर्ट चाहिए होती है। तो ये ECA रिपोर्ट मस्ट है, इसके बगैर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। आप देखें आजकल कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस है। अमेरिका को देखें, उसने अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन कनाडा ने अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम जारी रखा हुआ है और उसकी एक मिसाल ये है कि इसके एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स रेगुलर इनके ड्रा हो रहे हैं। प्लस अभी हाल ही में एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो कि 2023 तक जारी रहेगा। सो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कनाडा ने अभी तक इसके ऊपर कैप नहीं लगाया। अभी तक कनाडा में इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो जारी और सारी है। हाँ, थोड़ा सा डिले एक्सपीरियंस हो रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग या जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें मोस्टली वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और चूँकि पोस्टल या डाक कोरियर ये कम से कम है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिले एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गुजरता जाएगा, ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है ये नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने हेल्थ वर्कर्स जो हैं, आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उनके ऊपर आप अमल करें। अपने घरों में रहें, आइसोलेशन में रहें, अपना भी ख्याल करें और अपने दोस्तों का, नियर एंड डियर्स का भी ख्याल करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कंसीडर करें सब्सक्राइब करने का। हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो मेरे वीडियोज़ हैं वो एंटायरली बेस करते हैं मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च के ऊपर। तो आपको जब भी कोई चीज़ अप्लाई करनी हो इमिग्रेशन पर्पस के लिए, या जैसे आज का Q&A है, इसका स्पेसिफिक Q&A स्पेसिफिक एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की जो एजेंसी है उसके बारे में, तो आपने उसकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मालूम हो। ये सेशंस Q&A का ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ज़रूरी है? तो जनाब इसका आंसर है यस। इसके बगैर आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना ही नहीं सकते। और ये एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए मस्ट है, जबकि उसके साथ जो अकम्पनिंग मेंबर्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके स्पाउस ने भी एजुकेशन हासिल की हुई है तो उसको असेस करवाने का फ़ायदा ये होगा कि उसके पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की जो रिपोर्ट है इसकी वैलिडिटी क्या है? तो दोस्तों, जब आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की रिपोर्ट मिल जाए तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 साल है। अब आप ये देखें कि आपने जब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट किया तो उसकी वैलिडिटी है 1 साल। आप 1 साल तक अपने उस प्रोफाइल को एक्टिव रख सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि क्या ECA PNP के लिए भी ज़रूरी है? तो इसका आंसर है यस।
क्योंकि उसमें भी आपको कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो एक्सप्रेस एंट्री का है उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे और आपका जो ECA स्कोर है वो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ECA के बगैर हम अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जनाब नहीं, क्योंकि ECA मैंडेटरी है, आपको ECA करवाना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल जब बनाएंगे तो वो ECA का जो यूनिक नंबर है, ECA रिपोर्ट का जो यूनिक नंबर है वो आपको उसमें देना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या स्पाउस की एजुकेशन अगर वो ECA हमने कराया हो तो क्या उसके भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे? यस, अगर आपके साथ आपका स्पाउस जा रही है या जा रहा है तो उसकी एजुकेशन अगर आपने ECA कराई है तो उसके 10 मार्क्स 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ECA करने की कास्ट है वो क्या है? तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी। कुछ एजेंसी की जो कास्ट है वो डिफरेंट है दूसरी एजेंसी से, तो रफली कैनेडियन डॉलर 200 फीस है आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की। इसके अलावा आपको डिलीवरी के भी चार्जेस देना पड़ते हैं। अगर आप कनाडा में हैं तो वो लोकल डिलीवरी कहलाएगी, और अगर आप इंटरनेशनल कोई एड्रेस है आपका तो उसके इंटरनेशनल चार्जेस होंगे, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन है कि IRCC का मतलब क्या है? नॉर्मली तो हम कहते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन या कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, लेकिन IRCC बेसिकली ये कैनेडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, जो कि न्यू कमर्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनवाता है और उनको न्यू कमर्स को फैसिलिटेट करता है। और IRCC बनता है इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ECA एजेंसी फास्टेस्ट है, यानी जल्दी आपका केस प्रोसेस करती है? अब आजकल चूंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी डिलेज एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आपको ये एडवाइस है कि आप जिस एजेंसी से भी आप करवाएं उसकी रेलिवेंट जो वेबसाइट है लेटेस्ट अपडेट के लिए उसको ज़रूर विज़िट करें। लेकिन अभी जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जो टाइम दिया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है BCIT एंड ICS तकरीबन 4 से 7 हफ्ते लगाती है। वेस ये नॉर्मल 7 हफ्ते लगाते हैं और 35 बिजनेस डेज, और बिजनेस डेज का मतलब ये है कि इनमें जो छुट्टियां हैं वो माइनस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें सैटरडे संडे आती हैं 4 तो वो आप माइनस कर लें, तो बिजनेस डे यानी वर्किंग डे तकरीबन इन्होंने जो लिखा है वो 35। CES का है 12, IQAS के 20 वीक्स हैं, ICAC के जो है वो इस वक्त 25 वीक्स है। जो लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है उसके लिए आपने रेलिवेंट ECA की एजेंसी को जरूर विजिट करना है। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन थे। अभी हम फोकस करते हैं वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर, वेस के ऊपर। आपको मालूम है कि WES 2 इनकी शाखें हैं, एक है WES US जो कि अमेरिका है, दूसरी है WES जो कि कनाडा की है। तो WES.ca से बनता है कनाडा। अगर आपने कनाडा इमिग्रेशन या एकेडमिक के लिए अप्लाई करना है तो WES.ca को आपने करना है, जबकि अगर आप अमेरिकन वेस को आपने करना है एकेडमिक या इमिग्रेशन पर्पस के लिए तो वो है wes.org। इन दोनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप इनको जाके चेक कर सकते हैं। अब ये वेस हमारे लिए क्या कर सकता है? तो ये 2 मेन पर्पस है, एजुकेशन और इमिग्रेशन। ये वेस जो है ये IRCC की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको मीट करता है। ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको भी मीट करता है। और जब आप अपना प्रोफाइल बना रहे हो तो उस वक्त आपने प्रोविंसेस जो रेस्पेक्टिव हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, ताकि रिपोर्ट जब ये इशू करें तो उसकी कापी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का जो प्रोविंस है उनको भी ये भेज दे। अभी वेस को
कैनेडियन गवर्नमेंट ने IRCC ने ऑथराइज कर दिया है कि वो एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट के लिए भी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करे। वेस की जो रिपोर्ट है, इससे आपकी जो एजुकेशन है उसको एक रिकग्निशन मिलती है और आप अपना जो गोल है वो कनाडा में परसू कर सकते हैं। ये वेस्ट रिपोर्ट ये अपने सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं और आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो फ्यूचर में भी अगर आपको ज़रूरत हो तो उसकी भी ये वेरिफिकेशन करते हैं। सो बेसिकली वेस्ट दो तरह की इवेल्यूएशन करता है, एक एकेडमिक पर्पस के लिए और एक इमिग्रेशन पर्पस के लिए। बाकी आपने जब एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाना है तो उसमें आपने सेलेक्ट करना है रेलिवेंट प्रोविंस को। तो आपकी जो EC है रिपोर्ट है, अगर आपने प्रोविंस को भी सिलेक्ट किया है तो वो उनको भी भेज देगा। प्लस आपकी जो एजुकेशन है इसकी इक्विवेलेंसी को वेरीफाई करता है कि वो कैनेडियन एजुकेशन की किस लेवल के बराबर है और आपकी एजुकेशन ऑथेंटिक है, उसको रिव्यू करता है और उसको वेरीफाई करता है कि आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है ये ऑथेंटिक है, रेलिवेंट है और सही है, फोर्ज्ड या जेली नहीं है, फेक नहीं है। और ये आपकी रिपोर्ट अपने सिस्टम में सेव करता है ताकि अगर आपको आइंदा भी रिपोर्ट की कॉपी चाहिए हो या किसी डिपार्टमेंट को इसका एक्सेस चाहिए हो तो आपकी परमिशन से वो उसको एक्सेस भी देता है। अब एक क्वेश्चन है कि इस वक्त कनाडा ने जो ऑथराइज किया हुआ है वो 7 एजेंसीज हैं, 7, तो उनमें से बेस्ट कौन सी है? ये तो यार बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है कि इन 7 में कौन सी बेस्ट है। आपका अपना एक्सपीरियंस आप अपने दोस्तों से मशवरा करें, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो वेस्ट के साथ है और वो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप वेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे काफ़ी फॉलोअर हैं जो कि CES को भी मार्क्स देते हैं, CES को भी रिकमेंड करते हैं और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसमें एक वजह ये है कि अगर आप CES से करवाएंगे तो ये चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का एक इदारा है, तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपको डिस्काउंट देता है। लेकिन ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम एजेंसीज हैं जो कि रिकग्नाइज हैं, इनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे ये चलते हैं। यस, इनकी प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो डिफरेंट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस चूँकि वेस्ट के साथ है तो मैं वेस्ट को ही प्रेफर करता हूँ और एडवाइस करता हूँ, लेकिन CES या बाकी जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स अप टू यू कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। और वो 7 ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें नंबर 1 है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, जिसको वेस्ट कहते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज CES जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में है। इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कनाडा, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस IQAS, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विसेज ICES और मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा जो कि डॉक्टर्स के लिए, अगर आपने MBBS किया हुआ है, सर्जन है, फैमिली डॉक्टर्स हैं, और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो उसके लिए जो एजेंसी है वो है फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। तो ये 7 एजेंसीज हैं और जो मैं आपको ये शो भी कर रहा हूँ, तो इन 7 एजेंसीज से ही आपने अपना एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कराना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या PR के लिए वेस्ट से ही अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कराएं ज़रूरी है? तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी एजेंसी से करा सकते हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो असेस होनी चाहिए डेजिग्नेटेड एजेंसी से। वेस्ट एक एजेंसी है आउट ऑफ 7 जो कि आपकी एजुकेशन को असेस करती है और उसकी इक्विवेलेंसी देखती है कि वो कैनेडियन एजुकेशन के किस ग्रेड के बराबर है। तो वो ये चेक करते हैं और आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं एजुकेशन की कि वो वैलिड है। और ये वो एजुकेशन आपकी चेक करते हैं जो कि कनाडा से बाहर है। अगर आपकी कनाडा में ही एजुकेशन है तो फिर आपको ECA कराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या ECA एक्सप्रेस एंट्री के लिए ज़रूरी है? तो जनाब यस, एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी का ये बेसिक क्राइटेरिया है
کہ آپ کی ایجوکیشنل کریڈینشل اسیسمنٹ ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو جو اسکلڈ ورکر پروگرام ہے اس کے لیے آپ کو پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ پوائنٹس آپ کو ملیں گے اس وقت جب آپ نے ECA کرایا ہوگا، اور وہ پوائنٹس چونکہ آپ کی اپلیکیشن پول میں جاتی ہے تو کمپریہنسو رینکنگ سسٹم کہلاتا ہے، CRS کہلاتا ہے، تو اس میں جو میکسیمم پوائنٹس جن کے ہوتے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں، اور ڈرا میں وہ ٹاپ جو اسکورر ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ECA آپ کو وہاں پہ کام آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اسپاؤس نے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے تو اس کے بھی آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے، وہ بھی آپ نے ECA کرانا ہے۔ اب یہ کوشچن ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ECA کے لیے کیسے سبمٹ کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ویب سائٹ ویس کی ویب سائٹ اوپن کر کے اس میں آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے فیس کریڈٹ کارڈ سے جمع کرنی ہے، اور آپ کو ایک یونیک نمبر ریفرنس نمبر مل جائے گا، وہ آپ نے لینا ہے۔ پھر وہ پرنٹ نکال کے اپنے یونیورسٹیز کو اپروچ کرنا ہے اس ریفرنس نمبر کے ساتھ کہ وہ آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جو بھی آپ کی ہے ان کو سیلڈ انویلوپ میں ان کو اٹیسٹ کر کے سیلڈ انویلوپ میں اسٹیمپ لگا کے یا تو وہ خود بھیجیں ڈائریکٹ ویس کو یا آپ کو دے دیں تاکہ آپ اس کو کوریئر کریں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ اگر کوئی فیک ڈاکومنٹ بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ویس کیا کرتی ہے؟ مین کام وہ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا جو اپلیکیشن پروسیس اس کو کینسل کرتے ہیں، آپ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں، اور ان تمام ایڈریسز کو ریسیپینٹ کو جن کا آپ نے سلیکٹ کیا ہے ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ فیک ہے۔ یار میں اس موقع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر امیگریشن کے اپلائی کیا ہے، اکیڈیمک پرپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بی فیئر، اور کوئی بھی جعلی کام نہ کریں، کوئی بھی 2 نمبر کام نہ کریں، کسی کے کہنے پر بھی نہ کریں۔ میری بہت سی ویڈیوز ہیں جو کہ فراڈولنٹ کے اوپر ہیں، فراڈ کے اوپر ہیں، وہ آپ ضرور آپ نے دیکھنی ہے۔ نہ خود کریں، نہ کسی کے کہنے پہ کریں، اور نہ کسی سے کروائیں، کیونکہ آج کل بہت سے ایسے گیجٹ موجود ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ود ان سیکنڈس کہ آپ فیک بات کر رہے ہیں، آپ کی ڈگری یا آپ کی جو بھی پریزنٹیشن ہے وہ فیک ہے یا اوریجنل ہے۔ تو لہٰذا آپ جب پکڑے جائیں گے، آپ کا کیس آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، تو وہ نہ صرف آپ کا کیس اس وقت ریجیکٹ ہو جائے گا بلکہ آپ فار ایور ڈی بار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اوپر بین بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سو پلیز بی فیئر، کیونکہ مشکل ہے راستہ سچ کا، لیکن وہ صحیح راستہ صحیح ہوتا ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں پلیز نہ پڑے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو ویس کی ایویلویشن رپورٹ ہے یہ کون کون ریسیو کرتا ہے؟ تو اس میں تو بیسیکلی 2 ہیں، ایک تو جو رپورٹ ہے وہ آپ کو ملتی ہے، یو آر دی اپلیکینٹ، اور دوسرا وہ اس ادارے یا اداروں کو ملتی ہے جس کا آپ نے اپلائی کرتے وقت آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ آپ یہ کس کس کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی کو بھیج سکتے ہیں، کسی آپ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کو بھیج سکتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کو بھیج سکتے ہیں، کسی جاب کے لیے کہیں کسی ڈپارٹمنٹ کو بھیج سکتے ہیں وغیرہ۔ تو آپ اس میں آئیڈینٹیفائی جس کو کیا ہوگا اس کو وہ بھیجیں گے۔ اب ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ ویس رپورٹ سے سیٹسفائی نہیں ہے، آپ کو وہ رپورٹ اچھی نہیں لگتی یا اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو بیسیکلی آپ ویس کو رپورٹ کریں، اس کو جتنے بھی کویسچنس کریں گے وہ آپ کو اس کا آنسر کرے گا اور آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، تو ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہے، وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ ویس کی جو رپورٹ ہے اس کو آتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، یہ کویسچن پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اسپیسیفک ہے ویس کے ریفرنس سے، تو ویس نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 35 بزنس ڈیز لگتے ہیں رپورٹ کو آپ تک پہنچتے ہوئے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ آپ کے ڈاکومنٹ ریسیو کر لیں، ان کو ریویو کر لیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیں اور فیس بھی مل جائے، یعنی جب تمام چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ 35 ڈیز کا یہ پروسیس ہے۔
اور بعض اوقات آپ کی جو کوالیفیکیشنس ہیں، جو آپ کے ٹرانسکرپٹس ہیں، اگر ان میں ان کو تھوڑا کوئی شک ہو یا رینڈملی وہ کاؤنٹر چیک کے لیے دوبارہ آپ کا جو ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں، اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہیں، ان کو ویریفائی کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو کوشچن ہے اس میں کہ کیا ویس مختلف لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتی ہے آپ کی رپورٹ، تو ویس آپ کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے نہیں دیتی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کوشچن یہ ہے کہ ویس کی فیس کیا ہے اور ایڈیشنل چارجز کیا ہے۔ تو جناب ویس کی جو فیس ہے وہ کینیڈین ڈالر 220 ہے پلس ڈیلیوری چارجز۔ اگر آپ کا ڈیلیوری ایڈریس یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے یا انٹرنیشنل ہے تو وہ چارج کریں گے آپ سے کینیڈین ڈالر 85، اور اگر آپ کا ایڈریس کینیڈا کے اندر ہے تو وہ آپ سے چارج کریں گے $25۔ دوستو میں آپ کے ساتھ ویس کا جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایڈریس آ رہے ہیں، یہ ایڈریس ہے، اور ان کا ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے، اور یہ ٹیلی فون کینیڈا کے لیے بیسیکلی اگر آپ کینیڈا میں موجود ہیں تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کسی کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے آپ کو انفارمیشن لے کے دے سکتا ہے۔ تو یہ بیسک ایڈریس ہے جو کہ پوسٹل ایڈریس ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی پروویژن موجود ہے کہ آپ ان کو وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہمارا ختم ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کیا چاہیے، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کینیڈین امیگریشن کے ریفرنس سے، اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر ضرور عمل کریں، اپنی جان اور اپنے نیئر اینڈ ڈیئرز کی جان کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان ہو۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔